सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस जो आप तैयारी करें उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आपकी शुरुआत करते हैं। सीधे सीधे आपको कंटेंट से जोड़ते हैं। हम लोग संधियों पर चर्चा कर रहे थे और हमने व्यंजन और स्वर संधियां बहुत अच्छे से जान ली हैं, समझ ली हैं और पढ़ ली हैं। तो पहले तो आपको ये क्लास दी जा रही है, थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करके आपको हम दे रहे हैं, पहले से दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अनुपलब्धता स्टूडियो की, तो परेशान ना हो, फिर से पुनः आपको लाइव क्लासेस ही में दूंगा। तब तक के लिए फिलहाल आप हमसे जुड़िए, ऐसे ही चिंता मत कीजिए जी, है ना जी। चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या? तो हम पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि। संधि का नाम क्या है जी? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना जी। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। नाम से तो पता ही चल गया होगा अबाउट विसर्ग संधि, है ना जी। तो थोड़ा सा समझ गए ना जी, नाम तो पता ही चल गया होगा विसर्ग संधि के बारे में ना जी। जी चलिए जी, ठीक है। विसर्ग संधि के बारे में आपको पता चल गया होगा, तो थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं और इसी को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए ना जी। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पर जो पहली संधि है, विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग होगा, क्या होगा जी? आपका विसर्ग होगा और फिर विसर्ग के बाद या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन सदैव परिवर्तन हमेशा कहाँ होता है? विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। हम यूँ कह लो, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, है ना जी, परिवर्तन कहाँ होगा? उस विसर्ग में होगा। मैंने कहा था कि व्यंजन संधि में व्यंजन में परिवर्तन होता है, विकार होता है, स्वर संधि में स्वर में विकार होता है। वैसे ही आपके विसर्ग संधि में कहाँ विकार होगा? तो कहते हैं आपके अपने किस में जी? तो विसर्ग में ही विकार होगा, ठीक है जी। वही क्या हो जाएगी? समझो कि वहां पर विसर्ग संधि हो रही है। चलते हैं विसर्ग संधियों में थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विसर्ग संधि में जो आप पहली संधि पढ़ने वाले हो, जो आप पहली संधि पढ़ने वाले हो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों, वो आप पढ़ने वाले हैं कौन सी कौन सी कौन सी? तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं संधि कौन सी है। ये आई थिंक सही रहेगा, यही सही है। हाँ, थोड़ा सा वेट करेंगे जी। अभी सही, ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत ताड़पत्र पे पढ़ो, है ना जी। पहली संधि है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है जी। अरे भाई, पहली संधि लिखो सत्व संधि। कौन सी संधि? तो पहली संधि है आपकी सत्व संधि। संधि का नाम क्या है? सत्व संधि। संधि का नाम क्या है? तो कहोगे सत्व संधि। मैंने शुरुआत से यही बताया, शुरुआत से जब से हम संधि पढ़ा रहे हैं, एक चीज, तीन चीजें, पूर्वण, परवण, संधिवण, कहा था ना जी, पूर्वण, परवण और संधिवण। तो संधिवण तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, कहां से? तो कहते हो जो संधि का नाम होता है वही आदेश होता है। तो जैसे सत्व संधि नाम है, तो यहां पे सत्व आदेश होगा। सत्व से तात्पर्य क्या है? सा। कौन सा? दंत सा, ये वाला सा, ठीक है जी। तो क्या होगा? सत्व संधि में क्या आदेश होगा? दंत सा आदेश होगा। अब ये किसके स्थान पर होगा, क्या होगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे कहां पर? इसके बाद, हाँ जी। इसका एक सूत्र होगा, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भाई सूत्र तो सबका होता है, तो इसका भी अपना एक सूत्र होगा। देख लेते हैं सूत्र कौन सा है। कहते हैं सूत्र के विसर्जनीय सा,
क्या? विसर्जनीय से सा। ठीक है, विसर्जनीय से सा ये आपका सूत्र होता है। ये किस सूत्र किस संधि का सूत्र है तो आप क्या बताओगे मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी? थोड़ा सा वेट करें। हाँ, क्या बताओगे? सत्व संधि का सूत्र पे तो 2-3-2-2.5 बार बोल लो। जितने छात्र जुड़े हुए हो सब एक बार इसको बोल लोगे। क्या बताओगे जी? तो कहोगे विसर्जनीय से सह। और एक बार बोलो प्रिय छात्रों, प्रिय मित्रों, एक बार और बोल लो। क्या बोलना है? तो कहोगे बोलना है विसर्जनीय से सह। किस संधि का सूत्र है? सत्व संधि का सूत्र है। कौन कौन कौन? आंखें बंद करके बोलो। जो देख रहे हो आंखें बंद करो तब बोलो। बोलो बोलो बोलो, विसर्जनीयस्य सा। क्या बोलोगे जी? विसर्जनीयस्य सा बोलोगे। आओ आगे देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। विसर्जनीयस्य से तात्पर्य क्या है मेरे प्रिय छात्र? विसर्जनीय से तात्पर्य है विसर्ग का क्या हो जाता है? सह मतलब सा हो जाता है। कहने से तात्पर्य ये है सत्व संधि में क्या होगा? जहां विसर्ग होगा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। कुछ ऐसा ये कॉन्सेप्ट बता रहा है सत्व संधि। सत्व संधि में सा आदेश होता है। कब होगा, कैसे होगा, हम ये आगे देखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज याद रखना, विसर्ग के स्थान पर सा तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन कैसी होगी? जैसे कहते हो भाई पूर्ववर्ण में ये वाला वर्ण आ जाए, परवर्ण में ये वाला वर्ण आ जाए। अब ये तो इसमें बताए नहीं, सीधे कहें विसर्ग को सा हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? प्लस के पहले तो कुछ आना चाहिए, प्लस के बाद तो कुछ आना चाहिए, तभी तो कुछ कंडीशन बनेगी। जब कुछ कंडीशन बनेगी तब वर्ण का परिवर्तन होगा। तो लेकिन ये तो पता चलेगा कि विसर्ग को सा, तो जहां पर विसर्ग लगा रहेगा उसके स्थान पे हम सा आदेश कर देंगे। और किस कंडीशन में करेंगे वो देख लो। एक्चुअली ऊपर जो है इसके पहले जो संधियों का क्रम है, इसके पहले एक हम सूत्र पढ़ते हैं, खरवसानयोर विसर्जनीय। क्या पढ़ते हैं? खर, अभी आगे पढ़ेंगे भी, खरवसानयोर विसर्जनीय। तो वहां से हम खर प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? वहां से हम खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति लेंगे, मतलब खर प्रत्याहार वहां से लाएंगे यहां पर। ठीक है जी, तो हमको एक और मिल जाएगा खर। तो ये कुल मिला के ये जो संधि है सत्व संधि, एकदम सूक्ष्म तरीके से, एकदम संक्षेप में अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इधर देखो, कुछ यूं पढ़ सकते हैं। आओ मैं बताता हूं क्या पढ़ सकते हो। आप संक्षेप में कहना चाहो विसर्ग संधि को तो आप कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं कि यदि क्या? यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग का चिन्ह यही होता है। हाँ, क्या आए तो खर वसानयोर विसर्जनीय से खर प्रत्याहार की अनुवृत्ति लेते हैं। तो कहते हैं विसर्ग के बाद अगर कोई खर प्रत्याहार का वर्ण आए, कंडीशन बता दिए ना कि विसर्ग को सा कब होगा? जब कभी विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण कोई भी आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर आपको आदेश क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा। ये इसका मूल सत्व संधि की मूल परिभाषा है। ये सत्व संधि की, ये मेरे बंधु, मेरे प्यारो, ये सत्व संधि की ये आपकी मूल परिभाषा है। अस्तु कोपी समस्या तो नास्ति। क्या अब यहाँ पे अपनी परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो जाता है। अब दूसरी बात ये आई, भाई साहब खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको समझाया है कि खर प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, जैसे कवर्ग है तो का और खा, चवर्ग है तो चा और छा है, तो 5 वर्ग है तो पांचों वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों प्रकार के सा, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, ये सारे वर्ण किस में आते हैं? खर में आते हैं। ठीक है जी, आओ चलो देखते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, हैं फिलहाल वहीं समझाता हूं, आगे चलते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से क्यों ना देख लें हम लोग। उदाहरण के माध्यम से देखें, इसके पहले आप पहले ई देख लो कि खर में मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है। आगे वाले स्लाइड देखते हैं। खर में क्या आता है, यहां पहले लिख लो खर, तब समझ में आएगा। खर में क्या आता जी? तो जैसे हम यूं कह सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों, यहां पे आएगा का, खा,
यही तो आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दो, क वर्ग का का खा, च वर्ग का चा और छा, ट वर्ग का टा और ठा, त वर्ग का ता और था है, और प वर्ग का पा और फा। ये 5 वर्ग हो गए। और क्या आता है? 3 प्रकार के शा, शा, शा और सा। ठीक, ये सारे वर्ण खर प्रत्याहार में। ये किसके बाद? इनमें से कोई ना कोई एक वर्ण कब कहाँ होगा? विसर्ग के बाद होगा, तब वहां पे सत्व संधि होगी। अब सत्व संधि में हम कई नियम पढ़ेंगे। कैसे? पहला, इन्हीं में से चूंकि विसर्ग के बाद का और खा आएगा तो कुछ और परिवर्तन होगा, चा छा आएगा तो कुछ और परिवर्तन होगा, टा ठा आएगा तो कुछ और, ता था, तो उसको हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं। इसमें एक सत्व संधि के अंतर्गत इस विसर्ग के बाद खर के जब आएगा तो सा हो जाता है, और सा के स्थान पर भी कुछ आदेश होगा, और क्यों होगा हम आगे समझते हैं। ठीक है जी, आइए। तो पहला, इसमें पहला नियम आप लिख सकते हैं, जब विसर्ग के बाद क्या आए? चा और छा आए। सबसे पहले हम इसको लेंगे। जब विसर्ग के बाद चा छा आए, खर प्रत्याहार में से भी जब चा छा आता है तब कैसे परिवर्तन होता है? तो पहला नियम लिखो, यदि विसर्ग के बाद, यदि, ध्यान देना, यदि विसर्ग के बाद क्या आए? केवल चा और छा आए, अब चाहे चा और छा आए, तो जब चा और छा आएगा तब कहते हैं जो विसर्जनीय से सहसूत्र होता है वो कहेगा कि विसर्ग के स्थान पर फिर सा आदेश हो जाएगा। ठीक है। और आपने इसके पहले मैंने आपको व्यंजन संधि में पढ़ाया है, कुछ बताया है। व्यंजन संधि में जब यहाँ सा हो जाएगा और यहाँ चा छा रहेगा तो मैंने बताया है सा या तवर्ग के बाद जब चा, श्चुत्व संधि फिर से देख लेना, कौन सी? श्चुत्व संधि। व्यंजन संधि की जो श्चुत्व संधि है वो क्या कहती है? वो कहती है सा के बाद अगर है चाछा आया हो, कहते नहीं जी, चावर्ग का कोई वर्ण हो, चावर्ग का कोई वर्ण हो के बाद नहीं, ये चवर्ग इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इनका जब योग होता है तो वहां श्चुत्व संधि हो जाती है। तो आप देखोगे जब सा के बाद यहां चा आने लगेगा तो यह इधर प्लस के इधर और इधर देखोगे तो एक संधि का नियम बन रहा है, यहां पर एक संधि का और नियम लगने लगता है कि जब सा के बाद सा और चा का योग हो रहा है तो सा के स्थान पर हम ये वाला शा आदेश कर देते हैं। ऐसा क्यों किया गया? ये सा के स्थान पर ये शा कैसे आया? क्योंकि सा के बाद चवर्ग का चा आ रहा था और फिर यहाँ पे स्तोह चुनाश्चुह सूत्र लग जाता है श्चुत्व संधि का, उस सूत्र से फिर इस सा को ये शा हो जाता है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? हैं? जब क्या होगा? जब भी विसर्ग के बाद चा और छा आएगा, खर का चा और छा आएगा तो विसर्ग के स्थान पर पहले विसर्जनीय से सह सूत्र से सा आदेश होगा, फिर सा के बाद अगर चा या छा में से कोई आया तो सा को आपका ताला बिशा हो जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कहते हैं रामस धन चिनोती। क्या बोलते हैं जी? कहते हैं क्या? रामस धन चिनोती। और देख लेते हैं, और बड़ा फेमस उदाहरण है और कई बार आपके एग्जाम्स वगैरह में ये पूछा भी गया है। क्या बोलोगे? लिखोगे क्या? रामस, पहला रामस धन चिनोती, रामस धन चिनोती। ये जो रामस धन चिनोती है, अब रामस धन चिनोती में आप देखोगे प्रिय छात्र, तो ये माफ कीजिएगा, राम धन चिनोती है, थोड़ा सा विसर्ग नहीं आ रहा, विसर्ग को सा होगा ना, हम ऐसा कर राम धन चिनोती। क्या लिख सकते हैं जी? राम धन चिनोती। अब इसमें क्या होगा? ध्यान देना, ये विसर्ग है? विसर्ग के बाद जब इसको ऐसे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? रामस, विसर्ग को सा हो जाएगा क्योंकि विसर्ग के बाद चा आया है, और जब विसर्ग के बाद चा आता है तो क्या विसर्ग को पहले सा होता है, तो मैंने सा कर दिया तो क्या बन गया? रामस। इधर आपका चिनोती। ठीक, अब क्या करोगे? तो ये सा के बाद और सा और इधर चा है, जब सा और चा का योग होता है तो श्चुत्व संधि का नियम लगने लगता है, तब इस सा को क्या हो जाता है?
ये वाला शा आदेश हो जाता है, होता कि नहीं होता। फिर इधर आपका चिनोति है, ठीक है, आपस में जोड़ लो, क्या बन जाएगा, रामश्चिनोति। क्या बन जाएगा जी, रामश्चिनोति। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो कहोगे नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक। रामश्चिनोति, ये वाला जो ताला बिशा देख रहे हो, ये कहाँ से आता है, चूंकि यहाँ पर जब सा के बाद चा आने लगता है तो यहाँ च्युत्व संधि का नियम लगने लगता है, इस कारण से रामश्चिनोति यहाँ पर बन रहा है। रामः धन चलति, रामश् चलति, रामः धन चलति, रामश् चलति, ठीक है जी। कोई समस्या जी। निधन चलम, चलो लिखो अगला, एक और उदाहरण लिखो, निधन चलम। चलो बनाओ, कैसे बनेगा, ये विसर्ग है, उसके बाद चा आ रहा है, जब विसर्ग के बाद चा आता है तो सबसे पहले विसर्ग को सा आदेश हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर हम सा कर देंगे, फिर चलम आपका हो ही गया है। अब ध्यान देना, आपने एक संधि पढ़ी है च्युत्व संधि, च्युत्व संधि में जब सा के बाद चा आता है या चवर का कोई भी वर्ण आता है तो इस सा के स्थान पर हम तालब विशा कर देते हैं। अब ये नी बचा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ उतार लो, ऐसे हो गया, ये आपका चलती है, ठीक है जी। अब आपस में जोड़ दो, बना लो, ये बन क्या जाएगा, निश्चलति। क्या बन जाएगा जी, माफ के चलत लिख दी, चलम, दिमाग इधर उधर थोड़ा सा है, चलम अस्तु, क्षम्यताम। क्या बन जाएगा, निश्चलम। कोई दिक्कत, कोई समस्या, निश्चलम बना। ये शा कहाँ से आया, च्युत्व संधि से, ठीक है, स्तोह स्चु नाश्चुह से आया है, ठीक है जी। निधन चय, निधन चय निश्चय, समझे कि नहीं समझे, निधन चय, निधन चय, इसको भी वही विसर्ग को सा, फिर सा को ये वाला शा, ये आपका निश, आपका चय है, क्या बन गया जी, निश्चय। निश्चय में कौन सी संधि, तो कहोगे सत्व संधि। किस निश्चय में किस सूत्र से संधि हो रही है, तो कहोगे विसर्जनीय से सह से। किससे हो रही है जी, तो विसर्जनीय से सह से हो रही है। कौनो समस्या, उदाहरण बहुत सारे हैं, है ना जी, बहुत सारे हैं। हम गौ धन चरित गौश्चरति, ठीक है जी, गौ धन चरित गौश्चरति, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, ये मतलब इसका कार्य हो गया, ये वाला आपने पढ़ लिया। जब चा और छा आए तो ये हो गया आपका, ठीक है जी। अब और टा और ठा देखते हैं, जब विसर्ग के बाद टा और ठा आएगा तब कैसा परिवर्तन होगा, ठीक है। ये पहला था, दूसरा अगले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। दूसरा उसी के अंतर्गत है सारी चीज, सत्व संधि के अंतर्गत ही, आप पर सत्व संधि के अंतर्गत ही पढ़ रहे हो। यदि विसर्ग लिख लिया करो, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, क्या है, बोलो बोलो बोलो, टा या ठा आए, हैं आए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, बस यूं होगा कि यहां अगर आपका विसर्ग है, उसके बाद अगर कहीं पर भी टा या ठा में से कोई वर्ण आ रहा है तो सबसे पहले विसर्ग को हम दंत सा करेंगे विसर्जनीय से सा सूत्र से, फिर इसी सा को हम मूर्धन्य सा कर देंगे। अब ये जब कभी भी अब विसर्ग के बाद आपको टाठा दिख जाए तो परिवर्तन ऐसे ही करना है जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। अब अपने भाषा में इसको परिभाषित भी कर सकते हो। यदि विसर्ग के बाद टाठा आए तो विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले विसर्जनीय से सह सूत्र से सा आदेश होता है। फिर यहाँ आप देखते हो क्यों यहाँ इस सा को मूर्धन्य सा हो गया, तो आपने ष्टुत्व संधि पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, वो वीडियो देख लेना, जल्दी समझ में आएगा। ष्टुत्व संधि में क्या होता है, जब इस वाले मूर्धन्य सा के बाद या पहले टा या ठा में से या टवर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ पर
इस सा को, इस दंत सा को मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी। आगे चलो, लिखो लिखो, बहुत ही बेहतरीन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। लिखो जी, कहते हैं धनु धन टंकारा, क्या बोलते जी, कहते हैं क्या, कहते हैं धनु धन टंकारा, क्या बोलते हैं जी, धनु धन, हाँ टंकारा, धनु धन टंकारा। अब ये जो धनु धन टंकारा है, इसमें क्या होगा, ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद टा आया है, और आपने सत्व संधि में पढ़ा है कहीं पर भी विसर्ग के बाद अगर टा आता है तो सबसे पहले क्या होगा, विसर्ग को सा आदेश हो जाएगा। तो करो ना, कौन सा हम मना करें, इस विसर्ग को सबसे पहले क्या करोगे, दंत सा करोगे, ठीक है जी। फिर क्या है आपका टंकारा। अब देख रहे हो यहां सा है यहां टा है, किस संधि का नियम लगा है, यहां पर किस संधि का नियम लग रहा है, तो कहोगे ष्टुत्व संधि का, है क्या कहोगे जी, ष्टुत्व संधि का। और ष्टुत्व संधि का नियम यही है, अगर इस दंत सा के बाद या पहले टा आता है तो इस दंत सा के आधार पर आपको मूर्धन्य सा आदेश हो जाता है। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं बंधु। तो आपका ये क्या हो जाएगा, धन, ये धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप कीजिएगा धनु, हाँ ये आपका धन हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका टंकारा बचा है, आपस में जोड़ लो और बना लो। क्या बनाएंगे, क्या बन जाएगा, तो कहोगे ये बन जाएगा धनुष टंकारा। क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा आपका धनुष टंकारा, ठीक है। क्या बन गया, धनुष टंकारा। कोई दिक्कत, कोपी समस्या तो नास्ति, सर्वम सम्यकम अस्ति, है ना जी। जैसे रामः धन टीकते, ये भी उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एक ध्यान देना, रामः धन टीकते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम बड़े आराम से हो जाएगा मेरे छात्र, हैं बहुत ही आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपसे पूछेगा धनु धन टंकारा का संधित प्रत्यय क्या होगा, तब आपको बताना है धनुष टंकारा, समझे। या सीधे पूछता है, ज़्यादातर विसर्ग संधियों में ज़्यादा आपसे डायरेक्ट संधि का नाम पूछता है कि धनुष टंकारा में कौन सी संधि है, तो पहले तो सत्व संधि है, सत्व, और उसके बाद विसर्ग संधि है। पहले विसर्ग बताओ, विसर्ग में भी कौन सी वाली, तो सत्व संधि। रामः धन टीकते, इधर विसर्ग को सा कर दो, इधर आपका टीकते है ही है, इधर आपके रामस बचे। अब चूंकि यहाँ सा है यहाँ टा है, इस सा को फटाक से यहाँ पे मूर्धन्य सा आदेश हुआ, ये आपके राम हैं, ये आपके टीकते हैं, आपस में जोड़ लो और बना लो फेविकोल से बढ़िया। का बन जाएगा जी, रामश टीकते, समझे ना जी। संधि कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी वाली विसर्ग, सत्व संधि। आई बात गई समझ में, कोई समस्या, कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आया। चलते हैं एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी, एक आध उदाहरण और फटाफट देख लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने इसको देख लिया, समझ गए ना जी, टाठा हुई हो गया, ये भी हो गया आपका, टा और ठा भी हो गया, चाछा हो गया। अब देखो जब आए ता और था तब क्या होगा, जब ता और था आता है किसके बाद, विसर्ग के बाद, तब क्या हो, तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद ता था आए, लिखो यदि था आए तो क्या होगा, तब परिवर्तन कैसे होगा, तब एकदम सिंपल, तब परिवर्तन एकदम सिंपल होगा कि यदि कहीं पर आया है विसर्ग, क्या आया जी, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ताया था आ रहा है, तो क्या होगा, इस विसर्ग के स्थान पर डायरेक्ट सा आदेश हो जाएगा, और सा के बाद ता था आ रहा है, तो कोई और संधि का नियम नहीं बन रहा है, तो बस यहीं पर रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, है। तो क्या हो जाएगा,
इसको हो जाएगा विसर्ग के बाद ता था आए तो सीधे उसको क्या आदेश हो जाता है, तो आपको ये आदेश हो जाता है कौन सा, बोलो 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 जी, आपका केवल और केवल सा। जैसे एक उदाहरण देख लो, सिंपल सा है, अब समझ में आ जाएगा, है ना जी, एकदम बेहतरीन। हरि धन त्राता, चलो बनाओ। पूर्ववर्ण क्या है, मतलब पहले क्या आना चाहिए, विसर्ग, तो विसर्ग आया है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ता था आए तो ता, यहाँ पे त्रा है, त्रा को हम क्या लिख सकते हैं, ता और रा, तो ये ता आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे ता आया है, ठीक है जी। त्रा को ता और रा लिख सकते हैं, तो पहले ता आ रहा है तो प्लस के बाद ता आ रहा है, ठीक है जी। अब क्या करोगे, जब ऐसा होता है तो विसर्ग के स्थान पर सीधे क्या लिख देना है हमको, सा लिख देना है। इधर आपके हरि हैं, ठीक है, इधर आपके त्राता हैं, आपस में जोड़ लो, बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा जी, हरिस, ये आधा सा है ना जी, हरिस त्राता, क्या बन गया जी, हरिस त्राता। बन गया कि नहीं बन गया, बड़े आए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे कि बस केवल देख रहे हो, बड़े आए, जल्दी बताओ, बन गया कि नहीं बन गया, हरिस त्राता। ऐसे ही विष्णु धन त्राता, विष्णुस त्राता, ठीक है। आई बात गई समझ में, कोनो दिक्कत, बस इतनी सी बात है भैया। एक वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, है ना जी, जो आप अक्सर प्रयोग करते हैं इसलिए आप लिख लिए। कहते हैं बहुत अच्छा सा उदाहरण, नमः धन ते, नमः धन ते, नमः धन ते में संधि कौन सी है, तो पहले बनेगा क्या, ता आया है विसर्ग के बाद, तो विसर्ग को सा कर दो, कर दिया है। इधर आपका नम बचा है, इधर ते बचा है, जोड़ दो, बन जाएगा नमस्ते सदा वत्सले, है बोले तो नमस्ते बन जाएगा ना जी, नमस्ते। अब कोई पूछे नमस्ते में कौन सी संधि होती है, तो क्या बताना, विसर्ग संधि होती है ना जी। विसर्ग संधि में कौन सी वाली, तो कहोगे सत्व संधि होती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हैं बोलो। जैसे और एक ठू लिख लो, लिख ही रहे हो तो लिखो, छापो। कहते हैं मनः धन तापः, मनः धन तापः, विसर्ग को सा, मनस्तापः बन जाएगा, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मनस धन तापः, जोड़ लो, बना लो, बन गया आपका मनस्तापः। समझे, क्या बन गया, मनस्तापः बन जाएगा। आई बात गई समझ में, कोनो समस्या तो नहीं है बंधु, सब ठीक ठाक बढ़िया। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ क्या क्या हो गया, देखो देखो, ये वाला भी हो गया, ये वाला। अब पा और फा बचा है, का और खा बचा है, और तीनों प्रकार के शा बचे हैं। चलो, यदि विसर्ग के बाद का खा या पाफा आए, ध्यान देना, यदि विसर्ग के बाद जी के बाद का और खा आए तो, है, यदि विसर्ग के बाद का खा आए तो क्या होगा, तो यही ना होगा, जब यदि विसर्ग है और आपके विसर्ग के बाद का या खा में से कोई वर्ण आता है, तो विसर्ग का विसर्ग ही बन जाएगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, या फिर आपको इसको जिह्वा मूली आदेश हो जाएगा, या जिह्वा मूली आदेश हो जाएगा, या क्या हो जाएगा जी, तो कह रहे हैं जिह्वा मूली आदेश हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद का या खा आएगा तो जिह्वा मूली आदेश हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे जैसे कहते हैं बालकः खादति, है, एक उदाहरण देख लेते हैं, और इसका कभी उदाहरण आपसे पूछेगा नहीं, आपके कोर्स में है, आपके नियम में है, तो इसको संधि सत्व संधि के नियम में तो मैं बता रहा हूं। जैसे कहते हैं बालकः धन खादति, बालकः धन खादति। अब यहाँ बालका है, यहाँ का है, इधर खा है ना जी, इधर मतलब विसर्ग है, इधर खा है, और विसर्ग के बाद का खा आए तो पहले या तो विसर्ग को विसर्ग ही रहने दो, चाहो तो जिह्वा मूली आदेश कर दो, जिह्वा मूली में अर्ध विसर्ग लग जाएगा, चाहो तो इसको ऐसे लिखा रहे कहीं तब भी सही है, बालकः
खादति लिखा है, इसे कहीं पर भी सही, को ऐसे भी लिख सकते हैं, विसर्ग को अर्ध विसर्ग आदेश हो जाएगा, ऐसे बालक खादति है, तब भी आपका ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वेरी सिंपल। कहीं भी विसर्ग के बाद का या खा आ रहा है तो सीधे सीधे विसर्ग का विसर्ग हो जाएगा या उसी विसर्ग को अर्ध विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? और ऐसे ही आपका क्या होता है, यदि विसर्ग के बाद पा और फा आए, यदि विसर्ग के बाद क्या आए जी, यदि विसर्ग के बाद क्या है, पा या फिर फा हो, तब क्या करोगे प्रिय छात्र? तब आप क्या करोगे, कुछ यूं उसका सीन बनेगा। वही सेम चीज, विसर्ग के बाद कहीं पर भी पा या फिर फा आ रहा है, तो इस विसर्ग को या तो विसर्ग ही बना रहेगा तब भी सही होगा, या फिर उपधमानी आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा जी? उपधमानी आदेश हो जाएगा। हाँ, समझे कि नहीं समझे? हैं, क्या होगा, यदि प्लस के पहले विसर्ग लगा हो, उसके बाद पा या फा में से कोई वर्ण आया हो, तो इसका मतलब सत्व संधि का नियम काम कर रहा है। और प्रिय छात्रों, सत्व संधि के नियम में आप जानते हो क्या होगा। अब यहाँ पर जब विसर्ग है तो ये जब पाफा आता है तो विसर्ग को या तो विसर्ग ही रह जाएगा या फिर उसको अर्ध विसर्ग आदेश हो जाएगा। जैसे वृक्षः पतति, जैसे क्या, वृक्षः पतति, आप यूं कह सकते हो क्या? उदाहरण देख लो, जैसे लिखा गया, इसका जल्दी आपसे पूछेगा नहीं, बता दे रहा हूँ बार बार, सीधे सीधे ये जानते रहना क्या आदेश हो जाता है। ठीक है, वृक्षः धन पतति, जैसे पूछा हो यदि विसर्ग के बाद पाफा आता है तो क्या बनता है, या तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा या तो उपधमानी आदेश हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर वृक्षा का विसर्ग है, इधर पा आया है और विसर्ग के बाद पा आता है, तो या तो विसर्ग चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यूं लिख दो, वृक्षः पतति, तब भी सही है। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, वृक्ष पतति, ठीक है जी, तब भी सही है, वृक्ष पतति, कोई दिक्कत? ये भी सही, ये भी सही। समझे कि नहीं समझे? अब आओ देख लेते हैं, यदि विसर्ग के बाद क्या आता है, तीनों प्रकार के सा में से कोई आता है। ठीक है जी, अगर तीनों प्रकार के सा में से कुछ आता है तब क्या बनता है। ठीक है, आओ, चूंकि यहां पे देखो सब कुछ तो हो गया ना, ये भी हो गया, पाफा भी हो गया, काखा भी, यही इतना बचा है। तीनों प्रकार के जब सा आएंगे विसर्ग के बाद तब क्या होगा। आओ, हमको क्या, हमको बताना होता सिंपली तो हम सीधे एक साथ ही सब बता देते। मैं एक एक अलग अलग से सत्व संधि में भी अलग अलग बता रहा हूं। इसका मतलब है आपको बढ़िया से समझना चाहिए कि जब ये आए तो ये आए तो ये क्यों कैसे हुआ। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है जी, आओ, जब शाशा सा आए तब क्या होगा। क्या है, यदि विसर्ग के बाद क्या है, क्या है, ये आए। ठीक, ध्यान देना थोड़ा सा। तो प्रिय छात्र, जब कहीं पर भी विसर्ग के बाद सा आता है, तो वहां पर एक सूत्र कार्य करता है, वाशरी। कौन सा जी? वहां पे एक सूत्र कार्य करता है, वाशरी। क्या, वा मतलब अथवा, सरी मतलब होता है शर प्रत्याहार, सर के, तो सर प्रत्याहार में शा सा ही आता है। ठीक है, तो वा मतलब अथवा होता है, अथवा मतलब विकल्प से अगर सर आ गया है विसर्ग के बाद तो विकल्प से उसको या तो विसर्ग का विसर्ग ही बना रहता है, या फिर, है ना जी, या विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा विसर्ग के स्थान पर क्या होगा जी, सा होकर परवर्ण, पर मतलब बाद वर्ण की तरह हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, वहीं से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है जी, जैसे कहते हैं हरि धन शेते, हम क्या बोलेंगे जी, हरि धन शेते। एक उदाहरण ले लेते हैं, इसमें वासरी सूत्र कार्य करता है जी, हरि धन शेते। ध्यान देना,
प्रिय छात्र, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है आपका, क्या आया, बोलो बोलो बोलो, तालव्य आया है। विसर्ग के बाद मैंने कहा यदि विसर्ग के बाद सा आए तब क्या होगा, तब इस विसर्ग के स्थान पर या तो विसर्ग ही रहेगा अथवा विकल्प से पर वर्ण वाला आदेश हो जाएगा। पर मतलब बाद वाला वर्ण आदेश हो जाएगा। आप इसको चाहो तो दो तरीके से लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे लिखें, हरि ही शेते, ये तब भी सही है। अब आप इसी को चाहो तो ऐसे लिख लो, हरिष्येते है। ये अक्सर पूछता है दूसर का वाला, ये वाला हरिष्येते, ये पूछता है हरिष्येते, क्या बोलता है, हरिष्येते। अब कहेंगे सर ये सा कैसे आया, तो मैंने क्या बताया, यदि विसर्ग के बाद सा आए तो विसर्ग को विसर्ग ही रहे तब भी सही है, या विसर्ग के स्थान पर उसका परवर्ण वाला आदेश हो जाए। अब इसमें बताओ परवर्ण क्या है, हरिधन सेते में ये वाला सा है, तो वही वाला सा जो है विसर्ग के स्थान पर आ गया, हरिष्येते बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया जी, हरिष्येते बन गया। एक और है, बहुत ही महान इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसी में है, उसको लिख लो, बहुत आपके लिए कामगर होगा, है बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कहते हैं रामः धन षष्ठा, रामः धन षष्ठा, ये रामः धन षष्ठा है तो क्या करोगे भाई, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया है आपका धन्यशा आया है, तो सबसे पहले हम उस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर हम आदेश करेंगे। क्या कहते हैं, जब ऐसा आता है तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है अथवा परवर्ण वाला आदेश होता है, पर मतलब बाद वाला वर्ण आदेश हो जाता है। तो आप इस रामाधन षष्ठा को अगर आप ऐसे छाप रहे हो, मतलब लिख रहे हो रामः षष्ठा, क्या रामः षष्ठा, ये तब भी सही है। अब आप ऑब्लिक करके आप इसको चाहो तो ये ज़्यादा पूछता है, ये जो दूसर का लिख रहा हूँ ना जी, रामश षष्ठा, इसमें 2 बार 3 बार 2.5 बार ये जो चिरवा सा, ये जो मूर्धन्य सा की आवृत्ति 2-3 बार लिखी गई है, यही कंफ्यूजन करता है आपके एग्जाम में। रामाधन षष्ठा दे देगा, पूछेगा इसका संधित पद क्या है, एक ऑप्शन में ये सही वाला लिखा रामश षष्ठा लिखा रहेगा और एक में लिखा रहेगा क्या राम षष्ठा, ऐसे लिखा रहेगा। आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए याद रहे कि जो मूर्धन्य शा है उसके जस्ट पहले वाला शा मूर्धन्य वाला आधा होगा और उसके जस्ट बाद वाला शा मूर्धन्य वाला आधा होगा, किसमें, रामश षष्ठा में, है जी। IMP लिख लो जी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये है आपका, आपकी संधि हो गई। जैसे अथवा आप और देख लो, ये वाला एक इसका भी देख लो, इस वाले का ना, निधन संदेहम के, आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे, समझे कि नहीं। जैसे कहते हैं निहि धन संदेहम, आप ऐसे कर सकते हो। अब निधन संदेहम में विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये वाला दंत वाला सा आया है, ऐसा होता तो कहते हैं विसर्ग को विसर्ग रहने दो। क्या विसर्ग को चाहो तो विसर्ग निहि संदेहम है, ऐसे निहि संदेहम ऐसे लिख दो, तब भी ये शुद्ध है, सही है। अब चाहे आप इसी को सा लिख दो, है निस, और ये माफ करना हरि षष्ठा है, हरि षष्ठा या विकल्प से जो है हम निसंदेहम को क्या विसर्ग के स्थान पर क्या सा पर मतलब बाद वाला वर्ण आदेश हो जाएगा, पर वर्ण इसमें दंत सा है तो दंत सा विसर्ग के स्थान पर हो जाता है, ऐसे है निस्धन संदेहम। ठीक है ना जी। अब आपस में जोड़ो और बनाए लो, ये हलंत है तो आधा है, मतलब क्या हो जाएगा, निस्संदेहम। क्या हो जाएगा जी, निस्संदेहम। क्या बनेगा, निस्संदेहम बन जाएगा। संधि कौन सी निस्संदेहम में, कहोगे विसर्ग संधि है। विसर्ग में कौन सी वाली है, तो सत्व संधि है। ठीक है, हो सकता है पहली बार में आपको थोड़ी सी क्लिष्ट लग रही हो, मैं मानता हूं कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्लीज एक बार वीडियो और देखना, एकदम बेहतरीन ढंग से आ जाएगा, है ना जी, चिंता मत करना। और अक्सर जो विसर्ग संधियों में पूछता है, सीधे संधित पद देता है, पूछता है बताओ इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या फिर स्वर है। तो प्रिय छात्र आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना जी। और अगले वीडियो में संधि समाप्त, फिर हम आपके साथ
स्टार्ट करेंगे जैसा आप रिकमेंड करेंगे, कारक या समास। ठीक है जी, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, शुक्रिया।